सो नेक्स्ट.js 16 के अंदर आप अभी मिडलवेयर यूज़ नहीं कर सकते हो। अब मिडलवेयर की जगह हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी प्रॉक्सी की। अब ये प्रॉक्सी क्या है, अब मिडलवेयर काम करना बंद करेगा, प्रॉक्सी क्यों नया आ गया, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऑफिशियल अपडेट है नेक्स्ट.js 16 का, और इसके अंदर और भी बहुत सारे अपडेट्स आए। कैशे कंपोनेंट, नेक्स्ट.js डेव टूल, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, आप यहाँ पे देखना। आज जो हम करने वाले हैं वो है प्रॉक्सी। देखिए, मिडलवेयर रिप्लेस्ड बाय प्रॉक्सी टीएस टू क्लेरिफाई नेटवर्क बाउंड्री। अब ये नेटवर्क बाउंड्री क्या है और ये प्रॉक्सी क्यों, मिडलवेयर क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉक्सी के ऊपर जाएंगे और देखेंगे। देखिए, प्रॉक्सी टीएस फॉर्मली नोन एज middleware.ts। अगर नेक्स्ट.js के अंदर आपने काम किया तो middleware.ts नाम की या फिर js नाम की फ़ाइल हम बनाते थे, और उसके अंदर हम मिडलवेयर का लॉजिक, मतलब आपके जो API राउट होता है उससे पहले अगर कुछ आपको करना है तो उसका लॉजिक हम उसके अंदर लिखते थे। ऑथेंटिकेशन हो सकता है या फिर कोई रिडायरेक्ट करना है, रीराइट करना है, ये सारी चीज़ें हम मिडलवेयर के अंदर करते थे। देखिए, प्रॉक्सी टीएस रिप्लेसेस middleware.ts and makes apps network boundary explicit. Proxy TS runs on Node.js runtime। देखिए, ये सबसे पावरफुल इसके अंदर चेंज है, Node.js runtime। इसका क्या मतलब है, क्या पहले Node.js के ऊपर नहीं चलता था कि ये, तो ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ये नेटवर्क बाउंड्री क्या है, Node.js runtime क्या है और ये कैसे काम करता है, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर अभी देखेंगे। लेट्स से कि आपने नेक्स्ट.js के अंदर एप्लीकेशन बनाया और हमने एप्लीकेशन ब्राउज़र के अंदर ओपन किया और इसके अंदर कोई API कॉल हो रहा है, ऐसे समझ लेते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट.js सर्वर होता है जहाँ पे हमारा API राउट होता है। अब ये जो नेक्स्ट.js सर्वर है ये किसी डेटाबेस से कनेक्टेड होता है, तो हमारे पास डेटाबेस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे ब्राउज़र से रिक्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है हमारे सर्वर तक पहुँचने से पहले क्या होता है, हम मिडलवेयर यूज़ करते थे, जहाँ पे middleware.js या फिर middleware.ts नाम की फ़ाइल बनाते थे, और फिर रिक्वेस्ट जो है वो मिडलवेयर के ऊपर जाती थी एंड देन मिडलवेयर से हमारे नेक्स्ट.js के सर्वर के ऊपर जाती थी, और उसके बाद फिर सर्वर से डेटाबेस के अंदर हम क्वेरी करते थे, जो भी डेटा है उसको रिटर्न करते थे। अब शायद क्वेश्चन ये आपके दिमाग में रहेगा कि क्या ये middleware.ts है, इसको मैंने इस तरह से अलग दिखाया है, इसका मतलब क्या ये हमारे सर्वर के अंदर नहीं होता है, राइट? वैलिड क्वेश्चन है। तो बेसिकली देखिए, हमें ना इसको समझने के लिए ना सबसे पहले समझना पड़ेगा कि नेक्स्ट.js की डिप्लॉयमेंट कैसी होती है, कैसे हम प्रोडक्शन के अंदर इसको डिप्लॉय करते हैं। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम हमारे खुद के सर्वर के ऊपर एक मतलब स्टैंड अलोन Node.js का सर्वर हम रन करते हैं, जिसके अंदर ये जो मिडलवेयर वगैरह है या फिर जो भी API राउट्स है वो सारे हमारे उसी एक सर्वर के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर रन होते हैं। बट जब भी आप आपके एप्लीकेशन को वर्सल के ऊपर रन करते हो, तो वर्सल क्या करता है, सर्वरलेस प्लेटफॉर्म उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि ये जो नेक्स्ट.js सर्वर है, इसके अंदर जो हम API राउट्स बनाते हैं, उसको ये एज अ सर्वर फंक्शन, सर्वरलेस फंक्शन, इसको अलग अलग लोकेशंस पे ये डिप्लॉय करता है। एक ही Node.js का सर्वर ऐसे रन नहीं हो रहा है, आपके हर एक राउट जो है वो आपका अलग अलग जगह पर सर्वरलेस रन टाइम के अंदर वो चीज़ें रन होती है। और बिल्कुल उसी तरह से ये जो मिडलवेयर जो है ये एक फंक्शन होती है, नॉर्मल एक फंक्शन, जावास्क्रिप्ट की फंक्शन। तो ये भी हमारी अलग से यहाँ पर रन होती है किसी एक रन टाइम के अंदर। कौन सा रन टाइम है, वो जो रन टाइम है ये है एज रन टाइम, इसको हम बोलते हैं। और एज रन टाइम मतलब और कुछ नहीं होता है, एक बहुत ही लाइट वेट रन टाइम होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ APIs जो होती है, खास करके वेब APIs, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपके फेच हो सकते हैं, जो वेब क्रिप्टो APIs है वो आती है। और ये लिमिटेड APIs होने की वजह से क्या हो जाता है कि एज रन टाइम जो है वो बहुत ही लाइट वेट होता है और वो बहुत ही क्विकली स्टार्ट भी होता है। अगर रिक्वेस्ट आती है तो तुरंत ये बूटअप होने में टाइम नहीं लगता है, एकदम बिल्कुल फास्ट, ब्लेजिंगली फास्ट तरीके से ये काम करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये एज रन टाइम जो है ना, एज इसलिए इसको नाम पड़ा है क्योंकि ये यूज़र के पास में, जितना हो सके उतना पास में ये एग्जीक्यूट होता है। मतलब
इनके क्या है कि इनके ग्लोबली मतलब बहुत सारे सिटीज़ के अंदर POPs होते हैं, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जहाँ पर ये जो एज फंक्शंस है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है यूज़र के जितना पास हो सके उतना, राइट। सो इसका मतलब ये जो एज रन टाइम है, हो सकता है अगर मैं यहाँ से मुंबई से अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है कि मुंबई के अंदर जो एज रन टाइम है वहाँ पे ये मेरा मिडलवेयर जो है वो रन हो जाए एंड मेरी जो सर्वर है मे बी USA के अंदर रन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, राइट। सो इस तरह से जो मिडलवेयर है ना, ये अलग सर्वर से अलग एग्जीक्यूट होता था। अब ये एज रन टाइम है तो इसका लिमिटेशन भी बहुत था, ये बहुत ही लाइट वेट है, फास्ट चलता था, लेकिन लिमिटेड वेब APIs है, इसका मतलब जो Node.js की APIs है वो इसके अंदर सपोर्ट नहीं करती हैं। अगर हमें फाइल एक्सेस करना है, FS मॉड्यूल करना है या फिर TCP कनेक्शन करना है डेटाबेस के साथ में किसी, वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं था। ओके, तो ये कुछ लिमिटेशंस है। और देखिए जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम बहुत सारे Node.js के पैकेजेस यूज़ करते हैं, राइट, Node.js के पैकेजेस। और ये जो बहुत सारे Node.js के पैकेजेस होते हैं ये बिहाइंड द सीन नोड की APIs यूज़ करते हैं, नोड की जो इनबिल्ट APIs है। बट अगर उनको हम एज रन टाइम के अंदर यूज़ करें तो वो काम नहीं करेंगे, ये एक लिमिटेशन था। तो यहाँ पे बहुत ही मिनिमल जो काम है ये हम इसके अंदर कर पाते थे, जस्ट हेडर को मॉडिफाई करना या फिर रिडायरेक्ट कर देना, राइट, या फिर आपके URL को रीराइट करना। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये इसके अंदर हो रही थी। और उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि जो लोग दूसरे फ्रेमवर्क से आते हैं जैसे कि Express.js जिसके अंदर मिडलवेयर्स है, वो डायरेक्टली आपके मेन सर्वर प्रोसेस के अंदर ही रन होते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, फाइल सिस्टम हो सकता है, रिक्वेस्ट, नेटवर्क रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लोग यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो Express.js के अंदर जिस तरह से चीज़ें काम करती है इसके अंदर नहीं कर रही है, क्योंकि ये एज रन टाइम है, राइट। इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड जो वेब APIs है वो है। तो इन्होंने पहले ये डिसीजन ली कि मिडलवेयर का नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट मिडलवेयर। जैसे हमारा नॉर्मल मिडलवेयर होता है, एक ही प्रोसेस के अंदर रन होता है, वैसे ये नहीं है, ये एक्चुअली अलग से रन हो रहा है। इसका मतलब मिडलवेयर नहीं है, मिडलवेयर जैसी ये कॉन्सेप्ट तो लग रही है, लेकिन इसका अलग ही रन टाइम के अंदर ये एग्जीक्यूट होता है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहली चीज़ ये की कि इसका नाम जो है ना वो मिडलवेयर से हटा दिया। मिडलवेयर नहीं बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रॉक्सी, राइट। इसको नया नाम दे दिया गया प्रॉक्सी। और सिर्फ इतना ही फ़र्क नहीं है, सिर्फ नाम चेंज करने से हुआ नहीं, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज इन्होंने किया अभी इसके अंदर वो है इसका जो रन टाइम है, एज रन टाइम, उसको हटा दिया और इसकी जगह जो नया रन टाइम है Node.js रन टाइम वो अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका मतलब ये प्रॉक्सी फाइल जो है वो जब भी आपकी रन होगी प्रॉक्सी, वो आपकी Node.js के रन टाइम के अंदर होगी। और उसकी वजह से फुल सपोर्ट जो Node.js की सारी APIs है वो सबका एक्सेस हमें यहाँ पर मिलेगा। आप फाइल सिस्टम ऑपरेशन कर पाओगे, आप डेटाबेस कनेक्शन जो है प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, मे बी आपको ऑथेंटिकेशन चेक करना है, तो ये सारी चीज़ें अभी इसके अंदर पॉसिबल होने वाली है। बहुत बार जब भी हम एज रन टाइम यूज़ करते थे तो उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल JWT वेरिफिकेशन हमें करना है तो मे बी हम कोई Node.js का पैकेज उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो बिहाइंड द सीन Node.js का जो क्रिप्टो पैकेज है वो यूज़ कर रहा होता था और उसकी वजह से वो एज रन टाइम के अंदर चलता नहीं था। लेकिन अभी क्या हो जाएगा कि वो सेम पैकेज आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे क्योंकि ये Node.js रन टाइम है इसके अंदर। और इसी के साथ में ये ऐसा नहीं कि ये अगेन सर्वर के अंदर ही रन होगा, ये इन्होंने एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बोला है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत है कि ये जो रन टाइम है ना ये भी CDN के ऊपर या फिर एज के ऊपर, एज रन टाइम नहीं है, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि यूज़र के पास में सर्वरलेस तरीके से ये रन होगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, ये पूरा फ्लेक्सिबल है। ओके, सो ये दो मेन चेंजेस है, एक तो नाम चेंज हुआ है और दूसरा जो है एज रन टाइम पे पहले मिडलवेयर जो है वो रन होता था, लेकिन अभी ये Node.js के रन टाइम के अंदर होने वाला है। ओके, सो जल्दी से कोड डेमो देखते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो कि Next.js 15 जो प्रीवियस वर्जन है वो यूज़ कर रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये नोड
जो मिडलवेयर था हमारा Next.js 15 मतलब 16 से पहले, तो वो एज रन टाइम के अंदर रन होता था। तो ये इसको टेस्ट करने के लिए ना मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक API राउट बनाया है टेस्ट रन टाइम नाम से, route.js, एंड इसके अंदर से बस हम रिटर्न कर रहे हैं ओके फ्रॉम गेट API। ठीक है, ये हमारा ये API राउट हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक middleware.js नाम की फाइल है, एंड ये हमारा वो मिडलवेयर है। इस तरह से हम बनाते थे, एक फंक्शन एक्सपोर्ट करते थे मिडलवेयर नाम की, जिसके अंदर हमें जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव होती थी, एंड फिर हम उस रिक्वेस्ट के ऊपर जो चीज़ें हैं, मॉडिफिकेशन क्या करना है, जो हेडर्स वगैरह है उसको रीराइट करना है, ये सारी चीज़ें करते थे। अब जस्ट फॉर टेस्टिंग मैंने क्या किया है कि ये एज रन टाइम के अंदर रन होगा, उसके लिए यहाँ पे FS मॉड्यूल का यूज़ किया है। FS मतलब ये Node.js की नेटिव APIs है, और ये हम टेस्ट करेंगे। अगर ये फेल हो जाता है, इसका मतलब ये डेफिनेटली एज रन टाइम है। अगर Node.js का होता था तो ये APIs, ये जो ऑपरेशन है हमारा, ये फेल नहीं होता था, राइट। इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं। अगर एरर आती है तो प्रॉपर एरर मैसेज जो है हम यहाँ से कैच करके यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, तो जहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ पे सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं एंड करते हैं pnpm run dev, डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करते हैं, एंड लोकल होस्ट 3000 के ऊपर ये शुरू हुआ है, और api.rest मेरे पास एक फ़ाइल है, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा उस एंड पॉइंट के ऊपर, देखना सेंड, और जैसे करते हैं तो यहाँ पर हमें मैसेज मिलेगा रन टाइम एज है, द एज रन टाइम डज नॉट सपोर्ट Node.js FS मॉड्यूल। ये थ्रो हो गया। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा जो मिडलवेयर रन हुआ था 16 से पहले, वो एज रन टाइम के अंदर होता है। ओके, सो अब एक काम करते हैं, मेरे पास Next.js 16 भी है, और Next.js 16 के अंदर यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर देखिए अभी middleware.js नहीं है, यहाँ पर है proxy.js, और proxy.js के अंदर आप देखोगे तो सिमिलर ही चीज़ें आपको दिखेगी। यहाँ पे सेम चीज़ की है, FS मॉड्यूल को हम Node.js के मॉड्यूल को यूज़ कर रहे हैं, एंड यहाँ पर अगर कुछ एरर आती है तो हम रिटर्न कर रहे हैं प्रॉपर मैसेज, रन टाइम एज बोलेंगे। अगर ये सक्सेस हो जाता है, ये ऑपरेशन अगर सक्सेस हो जाता है, तो हमें रन टाइम के अंदर Node.js जो है वो रिसीव हो जाएगा। इससे हमें समझ में आ जाएगा अच्छा ये Node.js के रन टाइम के अंदर हो रहा है। ठीक है, सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे पास वैसे यहाँ पे api.rest फाइल है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप करेंगे, एंड जो ये वाला है Next.16 वाला pnpm run dev, इसको स्टार्ट करते हैं। कोड एडिटर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर API REST के अंदर करते हैं रिक्वेस्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रन टाइम Node.js ये दिखा रहा है, और फाइल की लिस्ट भी इसने दी है कि कौन सी फाइल्स हमारे उस रन टाइम के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कि gitignore है, mcp.json है, .next है, .claude है। देखिए, राइट, इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि जो proxy.js जो हम यूज़ कर रहे हैं Next.js 16 के अंदर, वो डेफिनेटली Node.js के रन टाइम के अंदर ही रन होता है, और इसकी वजह से हम जो Node.js की APIs है उसको यहाँ पर अभी यूज़ कर पाएंगे। दिस इज़ ह्यूज, ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। बहुत ही सारी लिमिटेशंस आ रही थी एज रन टाइम की मदद से वजह से। ओके, सो यहाँ पर आते हैं वापस, और थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है ये बाकी इन्फॉर्मेशन। देखिए, रीनेम करना है मिडलवेयर टू proxy.ts, जस्ट आपको रीनेम करना है और कुछ नहीं करना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरर नेमिंग एंड सिंगल प्रेडिक्टेबल रन टाइम फॉर रिक्वेस्ट इंटरसेप्शन। हाँ, ये हमने देखा। तो आप देख सकते हो प्रॉक्सी, पहले मिडलवेयर इसको हम नाम देते थे, अब करना है प्रॉक्सी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। एंड यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट देखिए, द middleware.ts फाइल इज स्टिल अवेलेबल फॉर एज रन टाइम यूज केसेस। ये अभी यूज़ कर सकते हो आप, बट इट इज़ डेप्रिकेटेड एंड विल बी रिमूव्ड इन फ्यूचर वर्जन्स। ये याद रखना है, अभी यूज़ कर सकते हो आप इसको, बट ये डेप्रिकेटेड है और फ्यूचर में इसको निकाला जाएगा। तो अभी 16 अगर यूज़ कर रहे हो आप, तो प्रॉक्सी को यूज़ करना शुरू करिए। ठीक है, डिटेल में देखना है तो यहाँ पे ये जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो। क्या क्या यूज़ केसेस है, जैसे कि रिडायरेक्ट करना है आपको इनकमिंग रिक्वेस्ट को, रीराइट करना है डिफरेंट पेजेस के ऊपर, जब भी A/B टेस्टिंग वगैरह हम करते हैं तो वो हम करते हैं यूज़। मॉडिफाई करना है हेडर को, बहुत बार हमें हेडर्स को मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रॉक्सी इज़ नॉट गुड फिट फॉर स्लो डेटा फेचिंग।
अगर आप डेटाबेस से कुछ डेटा फेच कर रहे हो तो ये गुड फिट उसके लिए नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये जो भी आपकी प्रॉक्सी फाइल रन हो रही है ना, ये स्टिल उस सर्वरलेस फंक्शन के अंदर रन हो रही है, राइट। और वो सर्वरलेस जो फंक्शंस होती है उनका लिमिट होता है, टाइम लिमिट होता है, उनका साइज़ लिमिट होता है। तो आपको स्लो डेटा फेचिंग जो है वो वहाँ पे नहीं करनी चाहिए। सेशन मैनेजमेंट जो है वो भी आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए। आप डायरेक्टली एपीआई राउट के अंदर जो है वो सेशन मैनेजमेंट आपको करना चाहिए, ये इनका रिकमेंडेशन है। और इसी के साथ में कन्वेंशन ये तो हमने देख लिया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉक्सी टीएस फाइल एक प्रोजेक्ट के अंदर एक ही हो सकती है, लेकिन अगर आपका बहुत सारा लॉजिक है तो आप क्या कर सकते हो, उनको अलग अलग फाइल्स के अंदर रख सकते हो एंड देन proxy.ts के अंदर उनको इंपोर्ट करके आप इनिशियलाइज कर सकते हो। बेसिकली ये आइडिया है। और ये यूज़ कैसे करते हैं, देखिए ये तो हमने देखा कि प्रॉक्सी को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं इस फंक्शन को, और इसके अंदर हमारा वो लॉजिक होता है प्रॉक्सी का। एंड यहाँ पे हम एक कॉन्फिग ऑब्जेक्ट भी एक्सपोर्ट करते हैं जिसके अंदर मैचर प्रॉपर्टी होती है, और एग्जैक्टली हम बताते हैं कि किस टाइप के एपीआईज के ऊपर इसको हमें रन करना है। यह मैचर ज़रूरी होता है हमारे कोड के अंदर। अगर आप देखोगे तो देखना यहाँ पे मैंने मैचर लगाया हुआ है, और मैचर ये है कि /API टेस्ट रन टाइम, अगर ये API एंड पॉइंट के ऊपर रिक्वेस्ट आती है तभी हमारे प्रॉक्सी फाइल को रन करना, जो कि हमारे केस में हुआ था। यहाँ पे आप स्टार देके वाइल्ड कार्ड जो होता है उसको भी कर सकते हो, पैटर्न रेजेक्स, इस टाइप की चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो। सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं। ओके, सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इसके बारे में डिटेल में पढ़िए, क्या इनकी फ़िलॉसफी है, क्या क्या इसके अंदर कर सकते हैं। देखिए इस तरह से डॉक्यूमेंट्स वर्जन 1 से वर्जन 2 के ऊपर अगर रिडायरेक्ट करना है तो ये प्रॉक्सी बेस्ट यूज़ केस है। सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, हेडर्स के साथ में काम करना है तो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। ओके, तो ये एक छोटा सा अपडेट था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको Next.js को डिटेल में सीखना है तो उसके ऊपर हमने एक क्रैश कोर्स ऑलरेडी बनाया है, यहाँ पे ये लिंक है, ये आप नेक्स्ट देख सकते हो। इसी के साथ में आप codersgyan.com को चेक करना, वहाँ पे बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट है। अगर आपको यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो प्रोडक्शन के अंदर जो भी चीज़ें चाहिए होगी वो सारी हमने कवर की है, चाहिए फुल स्टैक हो, बैक एंड हो, जनरेटिव AI हो, सब का कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा। सो मैं आपसे मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैप्पी कोडिंग।